अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। मालिक है जो रोज़ जज़ा का। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome you all in the online session of ECD course। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कुछ 1 मिनट के वक्त से, ताकि सब लोग हमें ज्वाइन कर लें। तो हम सेशन को अपने स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो हम सेशन में डिस्कस कर रहे थे उसके हवाले से मैं एक रिकॉल दे देता हूँ और उसके हिसाब से आगे कंटिन्यू करते हैं। होपफुली प्रीवियस सेशन के लिहाज से अगर अब तक किसी का कोई सवाल हो, कोई डिफ़िकल्टी हो, सो यू कैन फील फ्री टू आस्क विद मी इन माई व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑन माई email address adilkhanpakistan@gmail.com and adil.khan@hamdard.edu.pk, and you can also raise your query on my personal WhatsApp number. I can answer your queries and even also on your WhatsApp ECD and power generation group. So I will answer all your kind of queries which you have in any topic. So last हम एक सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिकल, जो कि हमने न्यूमेरिकल के ऊपर एंड किया था और वो ये न्यूमेरिकल था। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसे डी मॉसफेट एम्पलीफायर ऑपरेशन से। सो इसमें अगर आप गौर से देखें इसे, तो डी मॉसफेट एम्पलीफायर ऑपरेशन, अब एम्पलीफिकेशन जिस तरीके से इन्हांस मॉसफेट में होती है इसी तरीके से डी मॉसफेट में भी होती है। लेकिन इन्हांस मॉसफेट के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें चैनल पहले से नहीं बना हुआ होता। गेट सिग्नल प्रोवाइड करने के नतीजे में उसके मुताबिक हमें मिलता है ड्रेन टू सोर्स करंट, और एम्पलीफिकेशन उसी के ज़ुमरे में होती है। और उसी के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम बाइसिंग वोल्टेज गेट साइड पे प्रोवाइड करते हैं तो उसके नतीजे में चैनल बनता है। लेकिन डी मॉसफेट में पहले से ही चैनल बना हुआ होता है और गेट से हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो वो डिक्रीमेंट की तरफ जाता है। ज़ीरो बाइस, अच्छा मॉसफेट जो ई मॉसफेट, डी मॉसफेट टाइप्स, चैनल बी, चैनल एन, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं रिमाइंड करवा दूंगा आप लोगों को। A zero bias common source n-channel D MOSFET with an AC source capacitance capacitively coupled with a gate। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक D MOSFET है n चैनल बेस, n चैनल है तो हम पॉजिटिव बाइसिंग प्रोवाइड करेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, गेट साइड से भी और ड्रेन साइड से भी। और अगर ये P चैनल होगा तो हम जानते हैं कि बाइसिंग नेगेटिव हो जाएगी। इस तरीके से पहले डिस्कशन हमने की हुई है। कैपेसिटिवली कपल टू दी गेट, द गेट इज अप्रोक्सीमेटली 0 वोल्ट DC, गेट के ऊपर 0 वोल्ट DC होंगे, एंड द सोर्स टर्मिनल इज एट ग्राउंड, और जो सोर्स टर्मिनल है डायरेक्टली ग्राउंड होगी, दस मेकिंग VGS इक्वल टू 0, ताकि VGS आप 0 अचीव कर सकें। ठीक है, इसी मकसद के नतीजे में आपको डी मॉसफेट के अंदर जो एम्पलीफिकेशन होगी वो मैक्सिमम होती हुई नज़र आएगी, जो कि इन डिटेल्स को जो मैंने बताई आपकी। 0 बाइस डी मॉसफेट कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। फर्दर मोर, अगर आप यहाँ पर कंटिन्यूशन देखें तो इस कर्व के दो साइड्स हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट साइड पे अगर आप देखें तो इन्हांस मॉसफेट में ये चीज़ हो रही होती है और ड्रेन करंट यहाँ पर पॉजिटिव VGS के नतीजे में फुलफिल हो रहा होता है, जबकि इन्हांस मॉसफेट के मुकाबले में डिप्लीशन मॉसफेट में जो कर्व आपको VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व नज़र आ रहा है उसके
लेफ़्ट साइड पर आप चीज़ों को देख रहे होते हैं और उसी के अंदर आप ये देखते हैं कि जो डिप्लीशन साइड है आपकी, वो नेगेटिव वीजीएस के अंदर फुलफ़िल हो रही होती है। और अगर आप डिप्लीशन से एनहांसमेंट की तरफ आएँ, तो वीजीएस आपको नेगेटिव से पॉज़िटिव के टुवर्ड्स बढ़ाने होंगे, जिसके नतीजे में आपकी ये साइकिल इस वक्त जैसे ये रिवर्स है, तो उसके नतीजे में ये फॉरवर्ड होगा। तो ये वाइस वर्सा रिलेशन है, जो कि हमने इससे पहले भी अपनी डिस्कशंस में डिस्कस किया हुआ। ये एम्प्लीफिकेशन इस तरह डिप्लीशन और एनहांसमेंट में इस तरीके से होती है। तो अभी जो हमने डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन मॉसफेट या डी मॉसफेट की एप्लीकेशन एज एन एम्पलीफायर डिस्कस की, उसको मज़ीद डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। द सिग्नल वोल्टेज causes VGS to swing above and below its zero value, producing a swing in ID। अच्छा जी, कुछ शोर हो रहा है मेरे एंड से, कुछ कवालियाँ और नाते वगैरह चल रही हैं। अब प्रॉब्लम तो होती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग पड़ोसियों का बहुत ज़्यादा हुकूक पूरा करते हैं। इन हुकूक के नतीजे में कुछ हुकूक तल्ब भी होते हैं। तो बहरहाल हम सबको अल्लाह ताला तौफीक इनायत फरमाए कि हम सब अपने पड़ोसियों को जो है इस तरह तंग ना करें, ताकि हमारी ऑनलाइन एजुकेशन भी सही तरीके से जारी रहे। कंटिन्यू करते हैं आगे। प्रोड्यूसिंग अ स्विंग इन आईडी। अब जिस तरीके से हम वीजीएस को कॉज ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, उसके नतीजे में ये स्विंग एक चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है। एंड जो ड्रेन करंट होता है हमारा, उस तरह फुलफिल होता है। ड्रेन करंट इन्हांसमेंट में पॉजिटिव वीजीएस के नतीजे में प्रोड्यूस होगा, और डिप्लीशन में जो है वो नेगेटिव के नतीजे में प्रोड्यूस होगा, वीडीएस वीजीएस के नतीजे में। The negative swing VGS produces the depletion mode and ID decreases। तो अगर आप VGS नेगेटिव प्रोवाइड करते रहेंगे तो VGS या ड्रेन करंट आपका नेगेटिव साइड में डिक्रीज होगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये इस कर्व को अगर आप देखें तो ड्रेन करंट आपका कम हो रहा है, जिस तरीके से VGS आप नेगेटिव साइड में ऑनवर्ड्स जाते जा रहे हैं, तो इसका ये नुकसान आपको नज़र आ रहा है। फर्दरमोर, the positive swing in VGS produces the enhancement mode and ID increase। तो इसके नतीजे में ID यानी ड्रेन करंट आपका enhance होगा, बढ़ेगा। Note that the enhancement mode is to the right of the vertical axis, VGS equal to 0, and the depletion mode is to the left। तो depletion MOSFET आपका जो है करेक्टरिस्टिक कर्व के मुकाबले में उसके लेफ्ट में लेके जाएगा। द डीसी एनालिसिस ऑफ दिस एम्पलीफायर इज somewhat easier than for a JFET because ID equal to IDSS। तो अच्छा, ID इक्वल टू IDSS के बराबर कब होता है? ये हमने ऑब्जर्व किया था जब हमारा ड्रेन करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और पिंच ऑफ वोल्टेज को क्रॉस कर दे। तो ड्रेन करंट जब हमारा कांस्टेंट हो जाता है, तो उस पॉइंट पे जब पिंच ऑफ वोल्टेज हमें अचीव होता है, करंट कांस्टेंट हो जाता है, उस करंट को हम अपना IDSS करंट कहते हैं, ड्रेन टू सोर्स करंट व्हेन गेट इज शॉर्टेड at VGS equal to 0। Once drain current is known, the analysis involves calculating only VD। Okay, VD equal to VDD minus IDRD। The AC analysis is the same as for the JFET amplifier। E MOSFET की अगर हम बात करें तो ये enhanced MOSFET आपके सामने है, और अब हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं ज़रा कुछ अपने मेरे साइड पे शायद कुछ मसला आ रहा है नेटवर्क का। मुझे ज़रा 1 मिनट दें, फिर मैं इसे फिक्स कर लूँ, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं।
जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं और इसमें डिस्कस करते हैं कि आगे हम बात कर रहे थे ई मॉसफेट एम्पलीफिकेशन की। उसे कंटिन्यू करते हैं और इसमें जो एम्पलीफायर डिस्कस हुआ है वो कॉमन सोर्स ई मॉसफेट एम्पलीफायर है विद वोल्टेज डिवाइडर बाइस। अच्छा, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी इवन कर चुके हैं ऊपर, अगर आपको कुछ याद हो। आई थिंक सेशन नंबर 9 में हमने इस पर न्यूमेरिकल किया था, या शायद 10 में। तो वोल्टेज डिवाइडर की निशानी ये होती है कि इसमें जो हमें रजिस्टर लगे हुए नज़र आते हैं वो R1 और R2 की फॉर्म में होते हैं। एंड फर्दर मोर जो हमारी दीगर सोर्स है वो कॉमन है। सोर्स कॉमन होने का मतलब ये है कि RS जो है वो इस तरीके से यहाँ पे कैपेसिटर के ज़रिए से बाईपास कैपेसिटर के ज़रिए कनेक्ट हुआ। तो इसकी बात करते हैं ई मॉसफेट एम्पलीफायर ऑपरेशन की। तो कोई बताएगा कि ई मॉसफेट में एन चैनल की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसे हम डील किस तरीके से करते हैं। ख़ास एक क्या बात है जो कि डी मॉसफेट में एन चैनल के नहीं होती, जो कि ई चैनल में होती है। तो हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं काइंडली वो ज़रा इस बात को एलेबोरेट करें कि इसमें क्या फ़र्क होता है। जी जनाब, तो किसी को आइडिया नहीं है अच्छा इसमें फ़र्क क्या होता है जनाब, कि जो ई मॉसफेट के ज़रिए से एन चैनल या पी चैनल बनता है उसमें प्रॉपर तरीके से चैनल ई मॉसफेट में गेट चैनल के ज़रिए बनाना पड़ता है। जबकि अगर आप डी मॉसफेट को देखें तो उससे जो चैनल हमारा बनता है वो पहले से बना हुआ होता है और गेट सिग्नल को प्रोवाइड करने के नतीजे में हमारा जो सिग्नल है वो ड्रॉप होता है, या चैनल उससे वैनिश होता है जो पहले से बना हुआ होता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने ई मॉसफेट और डी मॉसफेट की डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लिया। फर्दर मोर अगर किसी का कोई अब तक के सेशन में कोई सवाल है तो काइंडली मुझसे डिस्कस कर लें। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, सो फील फ्री टू आस्क विद मी एनी काइंड ऑफ योर क्वेरी और क्वेश्चन। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। तो पूछें अगर कोई सवाल है किसी का तो। ओके जी, तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम। अ कॉमन सोर्स एन चैनल ई मॉसफेट विद वोल्टेज डिवाइडर बाइस विद NEC सोर्स कैपेसिटिवली कपल द गेट चैनल, जो कि दिखाया गया है। द गेट इज biased with a positive voltage such that VGS greater than to VGS threshold। और ये हम बिल्कुल सब जानते हैं कि गेट टू सोर्स वोल्टेज जब तक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ग्रेटर नहीं होंगे तब तक आपकी बाइसिंग या दीगर चीज़ें फुलफिल नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अबव रखने पड़ेंगे हमें VGS के वोल्टेज, ताकि ड्रेन करंट आपका कंडक्ट हो सके, फुलफिल चीज़ हो सके ना। यहाँ तक हमने ये चीज़ देख ली है। आगे कंटिन्यू करते हैं। इस सर्किट को एक ज़रा देखें, कोई इसमें अगर डिफ़िकल्टी लगती है किसी को तो पूछ लें कि कॉमन सोर्स किस तरीके से है, इसका इनपुट कहाँ से आएगा, इसका आउटपुट कहाँ से होगा, इसमें कपलिंग कैपेसिटर लगे हुए हैं और वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग इसमें हो रही है और कॉमन सोर्स बाइसिंग हो रही है। इसको एक नज़र देखें, कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे पूछें, मैं वेट करता हूँ आपके सवाल का।
तो होपफुली कोई सवाल नहीं है किसी का, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके जी, तो as with the JFET and DMOSFET, the signal voltage produces a swing in VGS above and below its Q point। तो इसमें बताया गया है कि डी मॉसफेट के जो करेक्टरिस्टिक थे जे मॉसफेट में, उसके मुकाबले में ये पड़ा था कि जिस तरीके से हम VGS को अबव रखते हैं तो हमारा Q पॉइंट जो है वो बिलो हो जाता है, जिसे VGS Q कहते हैं। दिस इन टर्न कॉज अ स्विंग इन ID, यानी कि जो स्विंग प्रोड्यूस हो रहा होता है VGS के नतीजे में Q पॉइंट का, वो असल में जो स्विंग है वो ड्रेन करंट में हो रहा होता है, अबव एंड बिलो इट्स Q पॉइंट वैल्यू IDQ, ठीक है। यानी ड्रेन करंट क्वालिटी पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट के बिहाफ के नतीजे में ये चीज फुलफिल हो रहा होता है। ऑपरेशन इज इंटायरली इन दी इन्हांसमेंट मॉसफेट, और ये पूरा का पूरा इन्हांस मॉस के अंदर हो रहा होता है। अच्छा, इसकी जो प्रॉपर जस्टिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पे बता दी है कि इन्हांस मॉसफेट पे किस तरीके से वो होती है, VGS आप बढ़ाते हैं उस नतीजे में ड्रेन करंट बढ़ता है और आपका Q पॉइंट जो ड्रेन करंट स्विंग हो रहा होता है वो इस तरीके से नजर आता है। दूसरी बात, ड्रेन करंट जो यहाँ प्रोड्यूस होता है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होता है, और ये डिटेल भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं कैपेसिटिवली सिनेरियोज के नतीजे में। जो कपलिंग कैपेसिटर हमारे बाईपास कैपेसिटर, उनके इफेक्ट के नतीजे में 180 डिग्री आउट ऑफ फेज सिग्नल आपका प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि ड्रेन करंट का है यहाँ पे। ये तो हमने इन्हांस का देख लिया। इस तरह डिप्लीशन में बात की थी हमने कि डिप्लीशन के अंदर जिस तरह VGS नेगेटिव में बढ़ाते रहेंगे तो ड्रेन करंट आपका कम होता रहेगा, ठीक है। और जो VGS है वो आपका इन फेस तो होगा, लेकिन वो आपका ड्रेन करंट एनर्जी में कम होगा। लेकिन इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, VGS अगर आप पॉजिटिव साइड का या फिर नेगेटिव वाला कम करते जाएं या पॉजिटिव वाला बढ़ाते जाएं तो उसके नतीजे में ड्रेन करंट आपका बढ़ेगा। और ये Q पॉइंट जिसको हमने IDQ अभी पढ़ा, IDQ मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ये IDQ एज इलस्ट्रेट इन ऑपरेशन इज इंटायरली इन दी एनहांसमेंट मोड के अंदर प्रोड्यूस होता है। अच्छा, फर्दर वो इन्हांस मॉसफेट का एक यहाँ पे इन्होंने और कर्व दिखाया है जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इसको आप गौर से देखें तो ये इन्हांस मॉसफेट का N चैनल है ऑपरेशन शोर ऑन द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। अब इसमें वो फर्क क्या था, वो कर्व थोड़ा याद रखें जो अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जिस तरीके से हम VGS थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बाद बढ़ाना शुरू करते हैं VGS के वोल्टेज, और वो इंक्रीज होने लगता है, तो ये VGS को बढ़ाने के नतीजे में जो ड्रेन करंट इंक्रीज हो रहा होता है वो आपका इन्हांस मॉसफेट में फुलफिल हो रहा होता है, ठीक है। और ये हम VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज एट क्वेश्चन पॉइंट को भी फुलफिल करता है, ठीक है। तो अब ये रिलेट करता है कि आप किस हिसाब से VGS को बढ़ा रहे हैं थ्रेशोल्ड के बाद, ठीक है, क्योंकि थ्रेशोल्ड जो कि आपका पिंच ऑफ वोल्टेज भी होता है उसे क्रॉस करना ज़रूरी है, देन आपका मॉसफेट जेफेट कंडक्ट करना शुरू करता है और उसके नतीजे में आपकी एम्पलीफिकेशन होती है। अच्छा जी, इन्हांस मॉसफेट के अंदर जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है, ये जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 2 मरतबा बता चुका हूँ मैं, कि आपका जो आउटपुट करंट ड्रेन करंट होता है क्वेश्चन पॉइंट के नतीजे में वो एम्पलीफाई होता है बट 180 डिग्री आउट ऑफ फेस। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, दोबारा दिखा देता हूँ मैं ये। तो उस हिसाब से हम वो चीज़ यहाँ पे भी इन्होंने दिखाई है स्पेसिफिकेशन के तौर पर। अच्छा, यहाँ तक किसी मेरे दोस्त को डिफ़िकल्टी अगर है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए इसको रिकॉल कर दूंगा, रिमाइंड करवा दूंगा आप लोगों को अगेन। कोई भी डिफ़िकल्टी अगर है तो पूछ लीजिए। फिर इसमें ये एक जस्टिफिकेशन बताई गई है, वो हमने वैसे ऊपर देख लिया, न्यूमेरिकल में करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत माइनर सी चीज़ है जिसको ज़रूरी नहीं है न्यूमेरिकल से भी बताया जाए, क्योंकि छोटे पॉइंट पे एक लाइन के इसका जवाब है। अच्छा, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग क्योंकि हमारी हो रही थी तो उसके बिहाफ पे इन्होंने VDR का फॉर्मूला लगा के, VDR ये वोल्टेज डिवाइडर रूल को लगा के हमारी वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग फुलफिल की, VGS, और उसके नतीजे में ये चीज़ें हमारी प्रोड्यूस हो गई। RN गेट पैरेलल विद R1 R2 और RN इस तरीके से हमें हासिल हुआ। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये 3 पैरेलल सॉल्व करने के बाद जो RN गेट होता है वो आप VGS का डिवाइड रिलेशन और VGSS से निकालते हैं। और ये कहाँ से आती है दोनों चीज़ें आपकी, ये प्रीवियस अभी हमने अपने सेशन नंबर 15 में डिस्कस किया था, ये हमारी आती हैं डेटा शीट ऑफ दी मॉसफेट के ज़रिए से, तो ये उससे हमें हासिल हो जाती है। अच्छा जी, फर्दर ये एक बड़ा न्यूमेरिकल लग रहा है,
मोस्ट बिहाफ पे इसे कर लेते हैं। इसके बाद कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, हम उसे भी करेंगे, लेकिन वो इस सेशन को हम सिर्फ इस टॉपिक ऑफ द न्यूमेरिकल पे ही रख के एंड करेंगे, और फिर बाकी बातें हम अगले सेशन में कॉमन ड्रेन के लिए रखेंगे। अच्छा, ये एक न्यूमेरिकल है जो कि मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, तो इसके हवाले से इसको गौर से देखें। इसमें कोई डिफिकल्टी अगर हो किसी के जहन में तो फील फ्री टू आस्क विद मी, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। एंड नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अ कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन सोर्स का मतलब ये है कि उसकी सोर्स जो डायरेक्टली कॉमन हुई हुई है। एम्पलीफायर यूजिंग ई मॉसफेट एज शोन इन फिगर, फाइंड VGS और ID, VDS एंड द AC आउटपुट वोल्टेज। तो ये तीन चीज़ें हमें मालूम करनी है। assume that assume that यहीं से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। assume that for this particular device जो ड्रेन करंट ऑन होता है जिसके ऊपर आके वो 200 मिली एम्पेयर है, एंड VGS इक्वल टू 4 वोल्ट। VGS थ्रेशोल्ड जो है वो 2 वोल्ट है, एंड ट्रांस कंडक्टेंस जो हमारी है वो 23 मिली सीमेंस है, और इनपुट वोल्टेज जो है वो 25 मिली वोल्ट्स है। ठीक है, इस बिहाफ पे अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हों तो आप ज़रा गौर से देखें। VGS इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई VDD। अब VDD हमारे बाइसिंग वोल्टेज जो कि 15 दिए हुए हैं हमें, और R1 R2 की वैल्यू अभी हमने देखा कि ये R1 R2 वोल्टेज डिवाइडर की निशानी होती है, कि इससे हमें अंदाज़ा होता है कि वोल्टेज डिवाइडर का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो इसके मुताबिक अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम यहाँ पे VDR लगाएंगे, R2 डिवाइड बाई R1 मल्टीप्लाई बाई R2। इसे सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, और आंसर आ जाएगा VGS का 2.23 वोल्ट्स फॉर VGS इक्वल टू 4 वोल्ट। और VGS इक्वल टू 4 वोल्ट, अगर ये तो हमें आंसर आ गया VGS का जो कि 2.23 है, लेकिन अगर हमें VGS 4 वोल्ट के लिए निकालना हो तो उसको वो जो के फैक्टर के न्यूमेरिकल हमने किए थे, अगर आपको शुरू में याद हो, यही 11 या 10 एक लेक्चर में हमने उसमें फुलफिल किए हैं, 2 सेशन में के न्यूमेरिकल किए हैं, कि आपका बाइसिंग फैक्टर कहलाता है और क्वोशंट फैक्टर कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला है ID ऑन डिवाइड बाय VGS माइनस VGS थ्रेशोल्ड का होल स्क्वायर। अच्छा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आप लोगों को सारे फॉर्मूले प्रोवाइड कर दूँ ताकि आपको रट्टे लगाने ना पड़े किसी चीज़ के लिए, और जस्ट उसके मेथड को आप समझें और सॉल्व करें। तो जो गिवन रिस्पेक्टिव फॉर्मूले होंगे वो बिल्कुल मैं प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो सेशन के लिए। ओके, जिस तरह के ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ही मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। K इक्वल टू ID ऑन, जैसे लिखा हुआ है वहाँ पे कि 200 मिली एम्पेयर को प्रोवाइड कर देंगे। VGS की जो वैल्यू थी हमारी वो हम 4 प्रोवाइड करेंगे, वो उसके लिए निकाल रहे हैं हम, और VGS थ्रेशोल्ड जो है वो हमारा वो 2 वोल्ट है। देन इसको हम माइनस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 200 को इससे डिवाइड कर देंगे, 50 मिली एम्पेयर पर वोल्ट स्क्वायर आपका जवाब आ जाएगा यहाँ से। फर्दर मोर देयरफॉर ID यानी ड्रेन करंट निकालने का तरीका जो कि इसके ज़रिए ही है, हमने के को इससे यहाँ क्रॉस कर दें और मल्टीप्लाई कर दें ID से, लेकिन ID यहाँ पर अब ये ऑन वाला हम यूज़ नहीं करेंगे बल्कि वो हमें निकालना है, क्योंकि ड्रेन करंट ऑन होने वाला है। ऑन होने वाला करंट तो कम होगा ना, लेकिन जो फंक्शनल करंट है, जो एम्पलीफिकेशन में इस्तेमाल होगा, स्विचिंग में इस्तेमाल होगा, उसके एक्टिव रीजन में इस्तेमाल होने वाला करंट होगा, हम उसकी बात कर रहे हैं, और ऑब्वियसली वो ड्रेन करंट से तो बहुत ज़्यादा होगा, तो मतलब वो कम होगा, सॉरी। तो हम उसके लिए निकालेंगे जो हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमने हासिल की है, के की वैल्यू वो प्लेस करेंगे, VGS की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 2.23 जो हमने निकाली थी यहाँ पे, ठीक है, वो प्लेस कर देंगे, और माइनस कर देंगे 2 वोल्ट जो कि थ्रेशोल्ड के वोल्टेज थे, ये हमें दिए हुए हैं 2 वोल्ट, उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करके माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम 50 से मिली, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा 2.65 मिली एम्पेयर। अच्छा, उसके बाद फिर हम VDS को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, VDD माइनस ID RD, 15 वोल्ट माइनस ID की जो वैल्यू है वो 2.65 मिली एम्पेयर है, और जो RD है वो 3.3 किलो ओम है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से माइनस करेंगे, और आंसर आ जाएगा 6.26 वोल्ट्स। अच्छा, ये तो हमने मालूम कर लिया है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट जो ड्रेन की रेजिस्टेंस है हमारी, वो ड्रेन रेजिस्टेंस पैरेलल सॉल्व करेंगे
लोड रेजिस्टेंस के साथ। ड्रेन की रेजिस्टेंस अगर आप देखें, क्यों पैरेलल में सॉल्व करेंगे भाई? क्योंकि हमें ड्रेन करंट आउटपुट पे मिल रहा है, यानी आउटपुट करंट ड्रेन पे मिल रहा है, तो ड्रेन की अपनी रेजिस्टेंस और लोड की रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में है, तो इसलिए इनका पैरेलल सॉल्व करके हम ड्रेन की रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब ड्रेन की डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं, ये मैंने पहले न्यूमेरिकल में भी बताया है कि ये ड्रेन करंट डीसी एनालिसिस की है, जबकि जो स्मॉल डी वाली रेजिस्टेंस है वो एसी एनालिसिस की होती है। लिखा भी है एसी आउटपुट वोल्टेज के लिए ड्रेन की रेजिस्टेंस एसी वाली यूज़ होगी। तो हम इन दोनों का पैरेलल सॉल्व करेंगे। पैरेलल सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि इन दोनों की दोनों रेजिस्टेंस को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे, और फिर इनका डिवाइड करके जो रिजल्ट हम निकालेंगे वो 3 किलो ओम आएगा, 3 किलो ओम। तो इस तरह से एसी की आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए आप एसी के रेजिस्टेंस को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ करने के बाद हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज एसी के निकालेंगे। अच्छा, एसी का एनालिसिस जब हम कर रहे होते हैं तो हमारी सारी एंटिटीज़ जो हैं वो स्मॉल लेटर्स में होती हैं, जबकि एसी की जो एंटिटीज़ स्मॉल में तो होती हैं, लेकिन जो डीसी की एंटिटीज़ होती हैं वो सारी कैपिटल में होती हैं। देखिए, सारी कैपिटल में है, कैपिटल में है, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। लेकिन एसी की जो है ना, वो स्मॉल में होती हैं। देखिए आउट कितना छोटा लिखा हुआ है, ड्रेन कितना छोटा लिखा हुआ है, ड्रेन का डी, और ये सारी एंटिटीज़ स्मॉल में लिखी हुई हैं, कैपिटल में नहीं है। इसकी वजह ये क्या है? इसकी वजह ये है क्योंकि ये जो एंटिटीज़ हैं हमारी सारी की सारी वो एसी एनालिसिस की हैं, डीसी की नहीं है। तो जी एम इंटू आर डी मल्टीप्लाई बाई वी इन। अब इनपुट वोल्टेज को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ये रहे हमारे इनपुट वोल्टेज, क्वेश्चन में दिए हुए थे 25 मिली वोल्ट्स। ये जो इनपुट वोल्टेज है ये वाले वी इन, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ ये। और ये 25 मिली वोल्ट्स, ठीक है, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे 25 मिली वोल्ट्स। उसके बाद आर डी ड्रेन रेजिस्टेंस अभी हमने निकाली, ये रही 3 किलो ओम, इसको यहाँ प्लेस कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और आखिर में ट्रांस कंडक्टेंस जो कि 323 मिली सेमेंस था, उससे भी उसे मल्टीप्लाई करके हम हासिल कर लेंगे आउटपुट वोल्टेज जो कि 1.73 वोल्ट्स होंगे। ऑन बिहाफ ऑफ दैट जब हम यहाँ पे इसे एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ये यहाँ पे हम आउटपुट वोल्टेज 1.73 वोल्ट्स ले लेंगे। अच्छा, ये पूरा न्यूमेरिकल, अगर इसमें अब तक किसी के जहन में कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई चीज़ बात समझ में नहीं आई हो, तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपके लिए रिपीट कर दूंगा और रिकॉल कर दूंगा, ठीक है। हम ज़रा कुछ 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं ताकि आप ये सब चीज़ें रिकॉल करें, फिर मैं आता हूँ। ओके जी, होपफुली किसी को डिफ़िकल्टी कोई नहीं होगी यहाँ तक, लेकिन फिर भी कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो
तो मेरे भाई पूछ लीजिए, मैं आपके लिए रिकॉल कर दूंगा और उसके मुताबिक फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे रिलेटेड प्रॉब्लम की तरफ ना। कोई भी डिफिकल्टी नहीं किसी को न्यूमेरिकल में, तो आगे चलते हैं। ड्रेन करंट जो है आपका, वो ऑन होने का अब 25 मिली एम्पेयर है। ठीक है, ड्रेन करंट ऑन होने के लिए 25 मिली एम्पेयर है, जबकि पहले कितना 200 मिली एम्पेयर था। तो वो चेंज हुआ। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं असाइनमेंट के लिए नहीं दे रहा हूँ ये सवाल, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है ये। एट वी जी एस इक्वल टू 5 वोल्ट, वी जी एस थ्रेशोल्ड इक्वल टू 1.5 वोल्ट। पहले थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू थी वो 2 वोल्ट थी और अब 1.5 है। एंड जो ट्रांस कंडक्टेंस है आपकी वो 10 मिली सीमेंस है। फाइंड वी जी एस, ड्रेन करंट, वी डी एस एंड the AC output voltage in 25 मिली वोल्ट्स। ठीक है, तो पहले जो इनपुट वोल्टेज थे AC के गिवन वो थे 25 मिली वोल्ट्स, अब भी वही है। तो कुछ पैरामीटर चेंज हुए हैं, उसके मुताबिक इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिलहाल ये अभी तक तो असाइनमेंट के लिए मैं नहीं दे रहा हूँ न्यूमेरिकल, लेकिन होपफुली अगर मैं दूंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म इस हवाले से कर दूंगा। यहाँ तक किसी के जहन में कोई भी डिफ़िकल्टी अगर हो तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए उसे रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा। अगला सेशन जो हमारा है, अगला टॉपिक जो हमारा है वो 9-2 के ऊपर है, जो कि द कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है। कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, द कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर इज comparable to common collector BJT amplifier. Recall that the common collector amplifier is called an emitter follower. तो common collector amplifier को emitter follower भी कहते हैं। ठीक है, emitter follower क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका आउटपुट emitter से निकलता है। आप देखें, emitter से इसका आउटपुट जनरेट हो रहा है, इसलिए हम इसे emitter follower कहते हैं। कॉमन ड्रेन, जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने ये चीज़ पढ़ा दी थी, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर में पढ़ा चुका हूँ। जी जी, जो इमेटर फॉलोवर कहते हैं इसको, इसका आउटपुट यहाँ से प्रोड्यूस होता है और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलर द कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर इज कॉल्ड कॉमन सोर्स फॉलोवर भी कहते हैं इसको। इस तरह कॉमन इमेटर है, तो बीजेटी में हम पढ़ते हैं इमेटर बेस कलेक्टर, जबकि मॉसफेट में हम पढ़ते हैं गेट ड्रेन आउट सोर्स। ठीक है, वोल्टेज एट द सोर्स इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम एम्पलीट्यूड एज द इनपुट गेट वोल्टेज, जैसे इनपुट गेट वोल्टेज है, एंड is the phase with it. In other words, the source voltage follows the gate input voltage। यानी आप गेट के ऊपर इनपुट वोल्टेज देते हैं, उसके मुताबिक आपको सोर्स की साइड पे आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसे देखें तो मुझे याद आ रहा है मैंने ये करवा दिया है, इनपुट रेजिस्टेंस हाई होती है, ये भी मैं करवा चुका हूँ अपने 14 और 15 के सेशन के अंदर। ये मेगा 10 मेगा हर्ट्स में, ये मेगा ओम के अंदर ही चीज़ प्रोड्यूस हुई थी। बस एक जो मैंने छोड़ा था टॉपिक वो मैंने बता दिया था आप लोगों को बीच में, जो आज मैंने बताया है डी एम्पलीफायर मॉसफेट और ई एम्पलीफायर मॉसफेट, यानी डिप्लीशन और एनहांसमेंट, ये मैंने छोड़ा था तो उसको बस कवर करवा दिया। इसके बाद कॉमन गेट एम्पलीफायर हमारा ये भी हो गया था। गेट से हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे इनपुट और ड्रेन से हम आउटपुट लेते हैं, ये भी हमारा डिस्कस हो चुका है लेक्चर नंबर 14 और 15 के अंदर। इसमें न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया था। द कैस्कोड एम्पलीफायर भी हमारा डिस्कस हो चुका है। ठीक है, कैस्कोड एम्पलीफायर फिर हमने पुश पुल के तौर पे बताया था मैंने आपको, ये भी डिस्कस हो चुका है। क्लास डी एम्पलीफायर में डिस्कस करवा रहा था आपको, अगर याद हो, क्लास डी एम्पलीफायर की हमने बताया था एफिशिएंसी होती है 100% एफिशिएंसी पे ये काम करता है बनिस्बत क्लास बी ए बी पुश पुल एम्पलीफायर एंड क्लास सी एम्पलीफायर के नतीजे में। और इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो हमारी पल्स विद मॉड्यूलेशन की टेक्निक इस्तेमाल होती है। ठीक है,
ये भी बता चुका था मैं। और पल्स विद मॉड्यूलेशन में किस तरीके से एक सिग्नल जो इनपुट होता है उसको हम पल्सेस ऑफ पल्स विद मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करते हैं, इसकी डिटेल भी डिस्कस हो गई थी, इसको मैं रिमाइंड करवा देता हूँ आपको। हमारी जिस तरीके से नेगेटिव सिग्नल जा रहा होता है उसके मुताबिक ही हमारी जो पल्स की विड्थ होती है ना, वो नैरो हो रही होती है, यानी पतली हो रही होती है, पतली होती जा रही है। देखें जितना ज़्यादा नेगेटिव में जा रहा है उतनी पतली होती जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आगे बिल्कुल माइनर सी हो गई, बिल्कुल माइनर सी। लेकिन जैसे जैसे सिग्नल बढ़ता जा रहा है, अगर आप गौर करें, हमारा सिग्नल उतना ज़्यादा विड्थ वाइज चौड़ा हो रहा है, विड्थ वाइज चौड़ा हो रहा है और चौड़ा हो रहा है और चौड़ा हो रहा है। तो जहाँ मैक्सिमम पीक है वहाँ पे सिग्नल और ज़्यादा वाइड मिलेगा आपको, ठीक है। लास्ट टाइम हमारी ये डिस्कशन हो गई थी, इसको मैंने रिमाइंड करवा दिया है आपको। उसके बाद फिर मैंने पल्स विद मॉड्यूलेशन में किस तरीके से कंपैरेटर के तौर पे काम करते हैं, हमारा इनपुट सिग्नल ट्रायंगुलर वेव के ऊपर सुपर इम्पोज करता है, और जहाँ जहाँ जो जो सिग्नल की पल्स, हमारे इनपुट सिग्नल की जो सिग्नल है वो जब ट्रायंगुलर वेव जनरेटर की वेव के साथ सुपर इम्पोज करता है, तो जहाँ जहाँ भी उसे पीक्स मिल रही होती हैं उसके मुकाबले में विड्थ आ रही होती है। और अभी हमने डिस्कस किया कि जिस तरीके से हमारे इनपुट सिग्नल की नेगेटिव वेव मिलेगी उतनी पल्स जो हमारी है वो पतली होगी, देखें पतली होती जा रही है। और जिस तरीके से हमारे सिग्नल की पल्स वाइड हो रही है, यानी सिग्नल की पल्स पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में है, तो उतना ज़्यादा जो मेरे पल्स विद मॉड्यूलेशन का जो आउटपुट है वो उतना ज़्यादा मुझे वेव वाइज पल्स में वाइड मिलेगा, यानी चौड़ा मिलेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे नैरो है और यहाँ पे वाइड है। अच्छा, नैरो और वाइड समझ आ रहा है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ उसको। अगर आप गौर करें, नेगेटिव सिग्नल में ये विड्थ है पतली, ये हो गई और पतली, ये हो गई और पतली, और थोड़ी सी बढ़ गई क्योंकि नेगेटिव पीक से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और जैसे जैसे पॉजिटिव की तरफ जाता जा रहा है सिग्नल की विड्थ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और जैसे वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है ऑनवर्ड्स, तो वो जो बढ़ती जा रही थी विड्थ, चौड़ी हो रही थी, तो वो उतनी ज़्यादा नैरो हो जाएगी, यानी पतली हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है जो हमें समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी मेरे दोस्त को हो, पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को रिकॉल कर दूँगा। लास्ट टाइम का सेशन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। और इसके हवाले से अगर कोई डिफ़िकल्टी किसी के ज़हन में हो कि पल्स विद मॉड्यूलेटर के अंदर किस तरीके से ये मॉड्यूलेशन टेक्निक फॉलो होती है, तो मैं आपको आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूँगा अगेन। तो काइंडली फील फ्री टू आस्क विद मी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इफ़ यू हैव इन योर माइंड, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। अच्छा, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। द बेसिक पल्स विद मॉड्यूलेटर, द मॉड्यूलेटर इनपुट्स आर टिपिकली वेरी स्मॉल वोल्टेजेस, मिली वोल्ट्स रेंज, ठीक है। तो इसको एक नज़र अच्छी तरह से देख लें, फिर भी मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ आप लोगों को। कोई डिफिकल्टी है तो एक मतलब गौर से देख लें किस तरह कंपैरेटर कंपेयर करे ट्रायंगुलर वेव के साथ इनपुट सिग्नल को, और आपका आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसको ज़रा एक नज़र देख लें।
तो जी मेरे एंड से थोड़ा शोर ज़्यादा हो रहा है, तो शायद कम्युनिकेशन में भी आ रहा होगा। तो मैं सेशन को यहीं पे वाइंड अप कर लेता हूँ। मैं सोच रहा था शायद अभी कुछ कम हो जाए, बट वो एंड नहीं हो पा रहा, तो मैं सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी डिस्कशन हम यहाँ के आगे से, यानी पेज नंबर 471 से ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे दोबारा। तो सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे काम करने की तौफीक इनायत फरमाए और हम सबकी तमाम जायज़ हाजात को मुकम्मल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।